कल के वीडियो में हमने देखा था कि आय विधि और व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय को आकलन करते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतनी चाहिए। आज हम देखेंगे। अच्छा, ये तीनों मेथड जो हमने बताया राष्ट्रीय आय को आकलन करने के लिए, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, ये तीनों विधि में यह सावधानी बरतें। आपको तीनों में से कोई एक पूछे फिर भी आप इन पॉइंटों को उसमें डाल सकते हैं। आज हमें पढ़ना है वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी किसे कहते हैं। वास्तविक जीडीपी, इससे अभिप्राय उस सकल घरेलू उत्पाद से है जिसे आधार वर्ष के कीमत के आधार पर निकाला जाता है। आधार वर्ष हुआ, मान लीजिए आज 2024 है और हमें 2024 का जीडीपी निकालना है, तो एक आधार वर्ष, तो आधार वर्ष हमको लेने के लिए पीछे का वर्ष अर्थात हमें 2008 का ले ले, 2010 का ले ले, 2009 का ले ले। ये 2009 जो हम लिए ये आधार वर्ष हो गया, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं वास्तविक जीडीपी। इससे चालू वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है। क्या है? वास्तविक जीडीपी के आकलन से चालू वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को दर्शाता है। मौद्रिक जीडीपी क्या होता है? मौद्रिक जीडीपी जो होता है यह सकल घरेलू उत्पाद चालू वर्ष की कीमत के आधार पर निकाला जाता है। इसमें देखिए चालू वर्ष जो अभी चल रहा है ना, मान लीजिए 2024 का यदि हमें जीडीपी निकालना तो ये 2024 पे ही निकाला जाएगा। कहते हैं इसमें वृद्धि का कारण उत्पादन में वृद्धि हो सकता है तथा उसके साथ साथ स्फीतिक कारण भी हो सकता है। क्या है? कहते हैं मौद्रिक जीडीपी में उत्पादन में वृद्धि का कारण स्फीति के साथ साथ उत्पादन में वृद्धि भी हो सकता है। तीसरा है, यह आर्थिक विकास के विश्वसनीय सूचक नहीं है। क्या है? यह आर्थिक विकास का विश्वसनीय सूचक नहीं है। आप देख सकते हैं इसको एक बार अच्छे से देखिए। अब हम देखिए जीडीपी तथा कल्याण, यह बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो आप इसे देखिए, जीडीपी तथा कल्याण किसे कहते हैं। यदि जीडीपी का आकलन चालू वर्ष के कीमत के आधार पर किया गया हो तो यह आर्थिक कल्याण का विश्वसनीय सूचक नहीं हो सकता है। हालांकि वास्तविक जीडीपी में वृद्धि देश के उत्पादन समृद्धि को दर्शाता है जो आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक है, परंतु इसे भी पूर्ण रूप से आर्थिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें कुछ सीमाएं हैं। क्या है? जीडीपी के आकलन के कुछ सीमाएं कौन कौन सी है देख लीजिए, है ना। पहली तो यही है कि जीडीपी में क्या है, जीडीपी में सुधार यह दर्शाने में असमर्थ है कि देश में आय का वितरण बेहतर हुआ अथवा नहीं। इसमें वृद्धि हुई तो बाद में यदि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई तो यह बेहतर जीवन को सुनिश्चित करने में समर्थ है या असमर्थ है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है गैर मौद्रिक हस्तांतरण, है ना, यूनिलैटरल ट्रांसफर, है ना। तो गैर मौद्रिक हस्तांतरण क्या होता है? किसी देश के कल्याण के लिए सिर्फ मौद्रिक लेन देन ही नहीं अपितु गैर मौद्रिक लेन देन का भी बहुत योगदान होता है, परंतु जीडीपी के आकलन में सिर्फ मौद्रिक लेन देन ही शामिल किया जाता है, ठीक है। इसमें कहता है किसी देश के कल्याण के लिए सिर्फ मौद्रिक लेन देन ही नहीं गैर मौद्रिक लेन देन भी जरूरी होता है जो किसी देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब तीसरा हम देखते हैं बाह्यताएं, एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। इससे अभिप्राय उन आर्थिक गतिविधियों से है जिसका प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर पड़ता है। प्रभाव सकारात्मक होने की स्थिति में उस कार्य को करने वाले व्यक्ति को अधिक लाभ नहीं मिलता है।
उस गतिविधि को करने वाले व्यक्ति को कोई अधिक लाभ प्राप्त नहीं होता है तथा प्रभाव नकारात्मक होने की स्थिति में किसी भी प्रकार का मुआवजा प्रदान नहीं करता। उदाहरण के लिए फैक्ट्री द्वारा किया गया प्रदूषण। देखिए नोट डाल के एक बार लिख लीजिए, जीडीपी के आकलन में बाह्यताय को शामिल नहीं किया जाता जो किसी देश के देशवासियों को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए इसको आप अच्छा देखिए। आज के लिए बस इतने ही, और आपको बता दूं इसी चैनल पे हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी आपका सिलेबस कराया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को प्रोत्साहित कीजिए ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, आगे कल।